गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल का ही सेशन हम आज ले रहे हैं क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। आज का हमारा जैसे कि सेशन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आज के सेशन में आप ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, उनके आंसर्स लिखे होंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आप याद करें और वही एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन बैंक जो भी है, स्टडी मटेरियल जो भी है, वो आपको भारत स्किल पे मिल जाएगा। वो एक अलग है क्योंकि भारत स्किल पे तो आपको मिल ही जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे, जिसमें फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के भी, ड्रेस मेकिंग के भी, स्विंग सभी ट्रेड्स के हैं। और मेरा जो सेशन है ये हमारा अपैरल सेक्टर के लिए कॉमन सेशन है, जिसमें सीटीएस सीआईटीएस सभी, क्योंकि मैं जस्ट आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी हैं, कुछ मैंने सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए भी हैं उसमें, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अब तक के एक सेशंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं वो मैक्सिमम सेशंस सारे अपैरल सेक्टर के लिए कॉमन हुए हैं। जैसे कि कुछ एक को छोड़ के, जैसे स्टार्टिंग का जो हमारा निडल वाला टॉपिक था वो सरफेस ऑर्नामेंटेशन मतलब एम्ब्रॉयडरी के लिए भी कॉमन टॉपिक था। जैसे हम फाइबर की अगर बात कर रहे थे तो वो एम्ब्रॉयडरी के लिए भी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन के लिए भी कॉमन था, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग और फैशन के लिए तो था ही, बाकियों के लिए भी था। और सेशंस में स्टार्टिंग में वो कवर कर रही हूँ टाइम को देख के, एग्जाम्स नजदीक हैं, पास आने वाले हैं, है ना। तो जो इन सारे अपैरल सेक्टर में कॉमन है, जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं शुरू के मेरे सारे सेशंस उसी में रहेंगे। कुछ कुछ टॉपिक सरफेस ऑर्नामेंटेशन के भी होंगे लेकिन वो ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम आपके ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन को लेकर ही होंगे। तो आज हम सबसे पहले अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो होते क्या हैं, कैसे पूछे जाएंगे, उनका क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, और जितने भी टॉपिक मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, मेरे ख्याल से 13 या 14 के आसपास सेशन हो चुके हैं, उनके हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों से को बताऊंगी, कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे, है ना। मेरे स्लाइड्स में कहीं पर भी आंसर्स नहीं होंगे, ये आपका असाइनमेंट है कि आप आंसर्स मुझे लिखेंगे और आप मुझे मेल करेंगे, है ना। एग्जाम्स जो हैं, आई फुली एग्री, वो आपकी नॉलेज को असेस करने का एक तरीका है, आपने कितनी नॉलेज गेन की वो एक एग्जाम्स के थ्रू असेस करेंगे और फिर आपको उसी अकॉर्डिंग आपको ग्रेड या जो भी आपका आएगा ग्रेड मार्क, उसको आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें ग्रेड दे दी जाएगी, है ना। पास है, फेल है, विद डिस्टिंक्शंस है, या फिर जो भी कुछ होगा। लेकिन स्टडीज जो है वो नॉलेज लेने के लिए है, स्टडीज करने का, सेशंस अटेंड करने का हमारा ये तो होना चाहिए कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लें, लेकिन केवल यही नहीं होना चाहिए कि हमें 200-400 क्वेश्चंस मिल जाएं और हम बस उनको याद कर लें और उसमें से कुछ आ जाए, है ना। क्वेश्चंस बिल्कुल भारत स्किल पे मिलेंगे आपको, बट फिर भी कोशिश कीजिए ये समझने की कि चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। स्लाइड शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। एक सेकेंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, है ना। इसमें आप लोगों को अभी ये देखना है कि मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए आप, sonu.gya@gmail.com। आपको आंसर्स इसी पे भेजने होंगे। आज के पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते क्या हैं, है ना, किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में, उसके पार्ट्स, मल्टीपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसके कौन कौन से हिस्से होंगे। फिर आपको ये समझाना लर्निंग आउटकम, आपके सिलेबस में से लर्निंग आउटकम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपके लर्निंग आउटकम को लेकर ही पूछे जाएंगे। जो भी लर्निंग आउटकम मतलब आपको सेशन, आपकी जो ट्रेनिंग है पूरी, वो एंटायर ईयर की कंप्लीट होने के बाद में, दोनों आपका सेमेस्टर्स कंप्लीट होने के बाद में
आपके क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं, हर एक मॉड्यूल के बाद में आप क्या सीख रहे हो, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने किसी एकाध सिलेबस के किसी एकाध ट्रेड का मैंने एग्जांपल लिया है कि जो मार्क्स हैं, जो नंबर दिए जा रहे हैं, वो एज पर सिलेबस कंटेंट किस तरीके से आपको दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ पैटर्न ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जो एग्जाम में डीजीटी के थ्रू आने वाला है, वो कैसे होंगे, उनके पैटर्न क्या होंगे, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, फ्रेमिंग किस तरीके से होती होगी क्वेश्चंस की, है ना, ये है। और उसके बाद में फ्यू क्वेश्चंस हैं, फ्यू क्वेश्चंस में कुछ तो हम स्लाइड्स पे दिए हुए हैं मैंने क्वेश्चंस, लेकिन कुछ मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज जो अब तक पढ़ाए हैं वो डिस्कस करती जाऊंगी। आप अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठे, आप इंपॉर्टेंट जो भी है वो आप उसको नोट डाउन करते जाएं। देखिए, multiple choice or objective response is a form of an objective assessment in which respondents are asked to select only one correct answer from the choices. Multiple choice questions या objective जो तरीके के questions होते हैं, उसमें आपको क्या किया जाता है कि आपको choices दे दी जाती है आंसर्स की, उसमें से आपको correct के लिए respond करना होता है, correct जो है वो आपको लिखना होता है ना। A multiple choice questions consist of the question called the stem and several answer choices. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन की लाइन होती है, जो फ्रेमिंग होती है, वो लाइन आपकी स्टेम कहलाती है, और उसके साथ आपको जैसे कहीं 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, कहीं 5 भी होते हैं, तो ये आपको आंसर की चॉइसेस दी हुई होती है, उसमें से आपको एक जो करेक्ट है वो आपको लिखना है ना। कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, जो बिल्कुल सामान्य तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, सही गलत, ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा है जो आउट करना है, ऑड है इस पूरे तो पूरा जो ग्रुप के आंसर्स दिए हुए हैं उसमें से, नेगेटिव है कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, इस तरीके का, ठीक है। और उसके अलावा सबसे अधिकतम सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, तो मान लीजिए बेस्ट आंसर है, आपको सेल्यूलोज के 4 फाइबर के नाम दे दिए हैं, और आपको तो मालूम है कि कॉटन में पाया जाता है, तो मान लीजिए आपको कॉटन भी दे दिया, आपको लिनन भी दे दिया, आपको हेम्प भी, 4 ऑप्शंस दे दिए, तो वो, और उसके अलावा कुछ मल्टीपल कंबाइंड होते हैं, जैसे आंसर्स 2 एक होंगे, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जिससे बीच के बाल वाले रेशे कौन से हैं, उसमें एग्जांपल एक में दे दिया आपको कॉटन और कापो के राइट आंसर है हमारा, दूसरे में आपको दे दिया मान लीजिए कॉटन और एस्बेस्टस दे दिया, तीसरे में मान लीजिए आपको दे दिया कॉटन और नायलॉन दे दिया, चौथे में आपको मान लीजिए दे दिया कॉटन और पिना दे दिया। तो अब आपको ये मालूम है कि उसमें से सीड्स हेयर्स वाले कौन से हैं, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कंबाइंड आंसर्स भी दिए हुए होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट क्या क्या हैं। सबसे पहला तो स्टेम जो कि क्वेश्चन पूछती है, उसमें इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, और उसमें सिंपल एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा एक करेक्ट रिस्पॉन्स होगा, जो भी सही आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज विच आर इनकरेक्ट, दीज आर ऑफन कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स। कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होंगे जो कि आंसर नहीं है, ठीक है, वो इस तरीके से 3 पार्ट होते हैं इसके। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम की तरफ। देखिए, सभी लोग आप डीजीटी की हमारी वेबसाइट से सिलेबस आपके ने डाउनलोड किया होगा। जो भी हमारे अपने बच्चे मतलब यहाँ के एनएसटीआईस की और हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमें अपने इंस्टीट्यूट का ध्यान है, तो हम लोगों ने उनको फर्स्ट डे सबसे पहले दिन सिलेबस ही दिया है, सिलेबस की लर्निंग आउटकम्स ही समझाए हैं, है ना। और उसके अलावा किस तरीके से आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन और किस अकॉर्डिंग इसमें से मार्किंग होगी, वो सारी चीजें समझाई है। आप लोगों के पास मैं पूरी उम्मीद करती हूँ होगा, और अगर नहीं भी है तो आप डीजीटी की वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप इसका सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। सीएसटीआरआई पे भी है, आप कई तरीके से वेबसाइट्स पे डीजीटी की जितनी भी लिंक है उन पे आप जा सकते हैं और आप इसका सिलेबस ले सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेबस हमें लिया हुआ है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का, राइट। सो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल जो है ये क्या आनी चाहिए बच्चे को। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन, फैशन के बारे में पता होना चाहिए, फैशन है क्या। इसमें फैशन का शाब्दिक अर्थ भी आ गया, उसका डेफिनेशंस भी आ जाएंगी, वो सभी आ जाएंगे उसके अंदर, है ना। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न मेकिंग का परिचय हो गया, ड्राफ्टिंग का परिचय हो गया, ग्रेडिंग का परिचय हो गया, ड्रिपिंग का परिचय हो गया, है ना। डार्ट्स और डार्ट मैनिपुलेशन के बारे में परिचय है।
इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी, परंपरागत जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हैं उनका परिचय, हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है जितनी भी उनका परिचय। तो अब क्या हुआ, ये पूरा चैप्टर जब पढ़ा, ये वीक नंबर 1 मतलब एक हफ्ते में ट्रेनर ये कंटेंट पढ़ा चुका होगा। अब इसमें एक ये चीज है, देखिए कल हमने जैसे एक टॉपिक, कल क्या हमने पिछले सेशंस में जैसे टॉपिक लिया था अपना, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, फिनिशेस, फैब्रिक फिनिशेस ली थी हमने। तो फैब्रिक फिनिशेस देखिए, आप अगर किसी भी फैब्रिक फिनिशेस को पढ़ाने लगेंगे, चाहे प्रिपरेटरी को ले लीजिए, और प्रिपरेटरी में मान लीजिए मैं एक छोटा सा ले लेती हूँ स्टार्टिंग में, कैलेंडरिंग को ही ले लीजिए, तो कैलेंडरिंग अपने आप में आधा घंटा ले सकता है वो टॉपिक, बट आपको हम ट्रेनर किस तरीके से, क्योंकि हाँ हमारा वीक नंबर 1 एक ही फर्स्ट वीक में कंप्लीट कराना है, और उसमें भी आवर कितना है, थ्योरी के जो आवर डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 आवर्स के आसपास या 2 आवर्स के आसपास जो भी है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट कराना है। इसीलिए वो जितना आपके लिए जरूरी है वो सेशन में कंप्लीट करा के फिर ये लर्निंग आउटकम कि क्या क्या आना चाहिए बच्चे को, मैनुअल एंड ग्रेडेड पैटर्न आने चाहिए, उसको एप्लीकेशन ऑफ डार्ट आ जानी चाहिए, ड्रेपिंग टेक्निक्स आ गई होंगी, और उसके अलावा अब ये लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि यही तो जांचना है एग्जाम में, यही तो असेस करना है कि जो भी लर्निंग आउटकम हम इस सिलेबस के इस चैप्टर के एंड में सोच रहे थे वो आपको आया भी है कि नहीं आया। तो इसी तरीके से ये जो भी लर्निंग आउटकम है ये साइड में आप इनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हमने इनके अकॉर्डिंग ही जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, पूरा पढ़ाई होने के बाद में आप जब उस स्किल को फ्लोर पे काम करने जाएंगे, उसको जब आप यूज करेंगे, तो जो आपको जहां पे जॉब जो दे रहा है एम्प्लॉयर, उसको भी ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आती है। तो लर्निंग आउटकम के थ्रू आपको भी पता है, ट्रेनर को भी मालूम है, और आप जब फ्लोर पे जाके काम करोगे तो किस तरीके का जॉब असाइन करना है, वो सारी चीजें भी उससे क्लियर हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि आप आगे बढ़े हम, जैसे कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू कैड पैटर्न बताया है, तो कैड पैटर्न में यदि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में वो है, डिजिटाइजर कैसे दिया जाएगा, ग्रेडेड साइजेस हैं, उसमें फैब्रिक कितना कंज्यूम होगा उसको कैलकुलेट करना है ना, तो ये इस तरीके की ये आपको आ चुका होगा इस पूरे 2 to 5 वीक के एंड में। उसके अलावा हम जैसे कि फैशन स्टूडियो आपको हम उसमें पढ़ाते हैं फैशन में, तो लर्निंग आउटकम इसका होगा गारमेंट डिजाइन, टेक्निकल ड्राइंग बनाना फैशन स्टूडियो को यूज करके। तो इससे रिलेटेड जैसे टूल्स वगैरह हैं, जब आप काम करोगे तो टूल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है ना, और क्योंकि टूल है और जब आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है तो कई बार अभी है कि आज के करंट सिनेरियो में लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, किस तरीके का है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरीके की हो सकती है। अभी आगे बढ़ते हैं हम, लर्निंग आउटकम के बाद मार्क्स अलोकेशन एज पर सिलेबस कंटेंट, ये सैंपल है केवल। देखिए ये मैंने सीटीएस का आपका लिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब हमने वो पिछले में मैंने पढ़ा था लर्निंग आउटकम, ठीक है लर्निंग आउटकम तो आए हैं, लेकिन अब लर्निंग आउटकम जो है फॉर एग्जांपल वीक नंबर 1, तो वीक नंबर 1 से मुझसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये दूसरा सवाल होता है बच्चे का कि इस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप देखिए क्वेश्चंस, अगर किसी टॉपिक को मान लीजिए 4 वीक दिए गए हैं और किसी टॉपिक को मान लीजिए 1 वीक दिया गया है, तो ऑब्वियसली जो 1 वीक जिसको दिया गया है उसका टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। किसी को 4 वीक दिए गए हैं तो 4 वीक के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग दिए गए होंगे। ऊपर आपने देखिए जैसे इंग्लिश लिटरेसी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें ड्यूरेशन कितनी दी है 20 आवर्स। जब 20 घंटे में पूरा जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें प्रोनाउंसिएशन, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, तो ये है कि 20 घंटे ही दिए गए हैं आपको पढ़ाने के लिए उसको, और 20 घंटे के बाद में एग्जाम्स में कितने आएंगे ये एक है, ये सैंपल ओनली है, 9 नंबर, वो टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चंस भी आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब पास क्राइटेरिया, सीटीएस और सीआईटीएस का डिफरेंट होता है, प्रैक्टिकल में दोनों में 60% है, बट थ्योरी का मिनिमम पासिंग मार्क्स अलग है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको एग्जांपल ही दिया था, ये रहा कि 9, तो यानी अगर मान लीजिए मेरे से थ्योरी पूछी जा रही है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर है, मान लीजिए वो 100 नंबर का है, तो 9 नंबर मेरे ये जो
इंग्लिश लिटरेसी के इसमें से 9 क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो आप सिलेबस को जरूर समझें कि घंटे किसको कितने दिए गए हैं, है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। जैसे इसमें ट्रेड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें CITS का एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। जैसे 100 है तो 100 में से आपको 60 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। प्रैक्टिकल में भी वो 60% है और इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब आपसे। 100 में से अलग अलग जिस तरीके से अलॉटमेंट किया गया है आवर्स का, मार्क्स का, उस अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर में से, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एक ये कुछ इंटरनल असेसमेंट है, जिन लोगों को नहीं पता है आप देख लीजिए, ये CITS की स्लाइड है के लिए है। और ये इस तरीके से इंटरनल और आपका जो फाइनल एग्जाम्स होंगे एक्स्ट्रा, वो दोनों इसमें दिए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जस्ट ये समझाने के लिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बताया था 20 घंटे और 9 नंबर, तो यानी 100 का पेपर है तो 9 क्वेश्चंस पता है कि उसी में से आएंगे। 9 का एक आध चल जाएगा कि हो सकता है 8 आ जाए, हो सकता है भाई कई बार वो जो कैलकुलेशंस निकालनी होती है उसमें से हो सकता है 9 या बाकी 9 के आसपास ही रहेगा, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा उसमें से तो 9 नंबर दिए हुए, 20 घंटे का चैप्टर है और आपसे 20 क्वेश्चन उसी में से पूछ लिए गए, ऐसा नहीं होता है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे घंटे बांटे गए हैं, घंटों के हिसाब से ही उसके मॉड्यूल को बांटा है और उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, है ना, कि मल्टीपल चॉइसेस हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए वैसे तो मल्टीपल चॉइसेस में अलग अलग जो लेवल हैं वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की तरीके के क्वेश्चंस हैं। बट अभी सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन पीरियड है, सभी लोग घर पे थे, स्टडीज का भी कहीं ना कहीं बीच में आप लोगों की इंटरप्ट हुई है। हालांकि निम्मी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि निमी की तरफ से आपकी कंटिन्यू जो प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस हो रही है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं और थ्योरी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है। बट फिर भी हम इस समय ये नहीं भूल सकते कि लॉकडाउन की वजह से ये कोरोना पैंडेमिक जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, तो कई चीजें हैं वो हमें उस अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे या चेंज करनी पड़े इस तरीके से। तो अभी आपका मैं समझती हूँ जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है आपकी बड़ी, जो हमारी लेवल 1 वाली है, मैक्सिमम एग्जाम में मल्टीपल चॉइस आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम लेवल 1 के आसपास के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं अभी आपको केवल वही समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या है, मतलब वॉइस नहीं आ रही है, कुछ और पूछना है, मैं लास्ट में आपके क्वेश्चंस जरूर लूंगी। हाँ, ईमेल आईडी ठीक है, मैं अभी एक कंटिन्यू अपना चैप्टर कंटिन्यू कर दूं, उसके बाद में मैं ईमेल आईडी आपको दे दूंगी, फर्स्ट स्लाइड पे ले जाके वापस बता दूंगी, ठीक है। फैक्ट नॉलेज, रिकॉल मेमोरी, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी किया है, उसको जो याद है आपको, कुछ देख कर, कुछ थोड़ा बहुत काम करके, ठीक है, और उसको वो जो स्टार्टिंग वाले फेज पे आपकी लर्निंग हुई है उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, पार्ट्स, मान लीजिए जैसे कि निडल का कोई पिक दे दिया, उसमें से बॉटम से कोई टिप पे लिख दिया डी और पूछ लिया कि आपको चित्र में दर्शाए गए डी का क्या नाम, कौन सा निडल का कौन सा पार्ट है, वो भी पूछा जा सकता है। हो सकता है निडल के तीनों कितने पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम ही पूछ लिए गए आपके, तो वो पूछा जा सकता है। पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि कितने पार्ट होते हैं आपके, है ना। उसके अलावा कुछ आपकी जैसे टाइप्स है, जैसे हमने चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि रेजिन्स के कितने टाइप होते हैं, है ना, जो फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी अगर आपको याद आ रहा हो तो रेजिन्स के कितने टाइप हो रहे हैं वो हमने देख लिया। अगर आपको हम देखें फाइबर के, तो फाइबर के कितने टाइप हैं, क्योंकि फाइबर के अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लेंथ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ, तो उसमें कितने टाइप हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन, मान लीजिए किसको एक लाइन आपको या तो ऐसे दे दिया कि फाइबर की डेफिनेशन क्या है और चारों में आंसर्स आपको दे दिए, या पूरी डेफिनेशन की लाइन दे दी, पूछे किसकी डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है। तो दोनों तरीके से डेफिनेशन के से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड, मापदंड, मानक, उसका उस अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। कुछ सिंबल्स है, सिंबल आपका पिक दे दिया और आपसे वो पूछ लिया कि ये किसका सिंबल है, या फिर कुछ पूछ लिया इसका सिंबल कौन सा है या ये किसका सिंबल है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
अभी मैंने एक एग्जांपल दूंगी यूनिट्स का। मैंने लास्ट अपनी क्लास में जो फर्स्ट हमारी पैटर्न मेकिंग की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था यूनिट्स को लेके। आपका मान लीजिए इंच है, हम ज्यादातर यूनिट में काम करते हैं, इंच में, सेंटीमीटर में, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। और किसी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज, किसी की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसके अंदर विशेषताएं, विशेष स्पेसिफिकेशन, विशेष विवरण, किसी मटेरियल को लेके आपसे पूछा जा सकता है, लाइक शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया। मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, वो आपको आपके जितने भी टूल इक्विपमेंट है उसके मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेफ्टी, जैसे अगर आप हाथ से काम कर रहे हो तो सुई बार बार आपके फिंगर में ना चुभे तो आप क्या क्या सेफ्टी करोगे, थिम्बल यूज करोगे आप उसके लिए। और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। कुछ फॉर्मूलाज है, लाइक जैसे आपने को नेक विड्थ लेनी है तो मिनिमम हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नेक विड्थ के अंदर। अगर हम हाफ पैटर्न की बात करो, क्योंकि हम पैटर्न दूसरे हिस्से में बिल्कुल सेम होता है, तो हाफ की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं उसमें फॉर्मूला, चेस्ट बाय 12 मिनिमम है ना। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। कुछ लिमिटेशंस, किसकी सीमाएं, क्या इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, इससे ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके अलावा रेंजेस हैं, तो ये और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, हमने किसका वर्गीकरण कैसे किया था, जैसे कि नेचुरल फाइबर हो गया आपका, नेचुरल में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस कैसे हुए, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जो पर्टिकुलर आपको विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट मेरी जो क्लास थी वो कंपोनेंट्स ऑफ स्विंग की थी। कंपोनेंट स्विंग में अब आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमने ये पार्ट का नाम पूछ लिया, ये ऊपर है सबसे टॉप पे, बट कहते हैं इसको। अब ये भी हो सकता है कि पूरा डायग्राम आपको दे दिया और यहाँ पर एक हल्का सा एक्स मार्क कर दिया और पूछ लिया कि ये इसका नाम क्या है। या ये भी हो सकता है अपर पार्ट का नाम क्या होता है। तो अब आप में अपर पार्ट में कौन कौन से क्या कहते हैं, तो अगर निडल को हम बांटें कि जो इसका लोअर हो गया, मिडिल हो गया और अपर, तो 3 हिस्से इसके ऊपर आए, बट, शंक और निडल साइज तीनों लिखी होती है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये जो कलर है, इसी को दिखा के पूछ लिया कि इस पे क्या इंडिकेट किया होता है, तो आपको पता है निडल का टाइप इसी पे लिखा होता है ना। और इस तरीके के क्वेश्चंस, अब मान लीजिए इसका नाम पूछ लिया कि ये पिक दे दिया कि इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसके नाम के अकॉर्डिंग अगर आपको ये जो स्लॉट बने हुए हैं, इस स्लॉट के लिए पूछ लिया कि इस स्लॉट में कौन सा पार्ट मशीन का बार बार मूवमेंट के लिए आता है, दोनों पूछ सकते हैं ना। दोनों तरीके के क्वेश्चंस हो गए आपके, नाम भी पूछ सकते हैं, पार्ट भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इस आगे बढ़ते हैं। जैसे टाइप्स की बात है, मैंने जब फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया था, आज मैं ज्यादातर वही बात करूंगी जो चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो टाइप्स की बात है, टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हम क्या कह रहे थे, बेस मटेरियल। अब मैं यहाँ पर बताऊं, जब नेम की बात थी तो हो सकता है आपको बेस मटेरियल को और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है आपको, सबस्ट्रेट दूसरा नाम उसका, तो ये भी पूछा जा सकता है। टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था वोवन है, निटेड है, नॉन वोवन है। अब इसमें से मान लीजिए दो का ग्रुप बना दिया, वोवन, नॉन वोवन, निटेड, और उसके साथ में फिर उसके बाद में एक ऑप्शन सही दे दिया। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑप्शंस में 2 एक साथ सही हो, बाकी 3 गलत हो, या तीनों ऐसे हो। ज्यादातर देखिए निमिका जो डीजीटी का हमारा पैटर्न है, वो ज्यादातर हम लोग ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज, इस हम ये नहीं पूछते हैं। तो ये सोच के मत चलना कि अच्छा 3 सही होंगे तो ऑल ऑफ दीज। कोशिश ये होगी एप्रोप्रिएट आंसर करें, है ना। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और पूरी कोशिश है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। यूट्यूब पे भी है, भारत स्किल पर भी है, ये जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत वेरी सून सारे मेरे ख्याल से भारत स्किल पे भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप उसको पढ़ के बार बार सुनते जाएं तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप्स पूछ लिए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आगे इनको थोड़ा मैं अलग अलग स्लाइड से एक और अलग दिखाऊंगी अभी आपको, क्योंकि ये सब चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ अपने पिछले सेशन में, और आपको क्वेश्चंस में बोलूंगी तो आंसर करके आपको भेजने भी है, इसलिए मैं सेपरेट भी दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सिंबल्स, यूनिट्स कुछ पूछ ली गई, आपको ये नीचे वाला सिंबल दे दिया, अब पूछ लिया किस चीज का सिंबल है, ग्रेन लाइन, ये दे दिया, ऑन फोल्ड, है ना। इसी तरीके से ये आपका क्या सॉलिड जो बताई गई थी, कटिंग लाइन,
इससे पैटर्न एडजस्टमेंट किया जाता है, ये स्टिच लाइन, ये फोल्ड लाइन। तो इस तरीके के कुछ सिंबल भी दिए जा सकते हैं और उनके नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नाम दे दिए गए और नीचे सिंबल्स दिखा दिए गए आपको। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे और हमारे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इतने सेंटीमीटर का कितना इंच बनता है, कितने mm होते हैं, और इंच की अलग अलग इकाई पूछ ली आप लोगों से। जैसे डायग्राम देने के बाद ही पूछ लिया, यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ 18 है ना, इस पे लिख दिया a, इन ए 0 से a कितना मेजरमेंट हुआ, ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप अपैरल के अंदर हैं तो अपैरल में आपको जैसे इंच है, आपका सेंटीमीटर है, आपका 2 इंच और सेंटीमीटर के भी अलग अलग कौन से पार्ट्स और किसका क्या कितना होता है, 1 इंच में 1 सेंटीमीटर में कितने mm है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारा यार्ड्स हो गया, यार्ड्स भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो हालांकि यार्ड्स अभी आपका इसमें तो ड्राफ्टिंग में काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको यार्ड्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मुझे कमेंट उसमें लिखते जाए चैट में, समझाना जो चाह रही हूँ आपको आ रहा है समझ में? नैना ने लिखा यस मैम, और आकांक्षा फ्रॉम कानपुर, ओके। सोनाली तिवारी कानपुर, ठीक है, यानी आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं बिल्कुल चाहूंगी आप सब जो मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो, वो अपने माइंड में ये सेट करके ना चलें कि मैम 100 क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दो। ठीक है, जब आपको जब पढ़ा रहे हैं कोशिश ये करो चैप्टर पूरा याद करो, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको सिर्फ सॉल्व कर अपना टेस्ट लेने के लिए, खुद सेल्फ इवैल्यूएट करने के लिए यूज करो आप उनको। ठीक है, ये नहीं रखो कॉन्सेप्ट कि मैं हमको 200 क्वेश्चन मिल जाए और हम फटाफट से याद कर लें और आंसर्स उसके हम एग्जाम में करके आ जाएं। ठीक है, इसीलिए मैंने आज पूरा सेशन मैं अपने स्कर्ट आपको कंटिन्यू कराने वाली थी, मैंने उसको बीच में रोका, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ा रहे हैं वो फिर साथ के साथ आप याद भी करते जाओ, आपकी लर्निंग भी साथ के साथ हो जानी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ फॉर्मूलाज हो गए, जैसे हमने वेस्ट बैक के लिए क्या किया था, सेंटर बैक वेस्ट लाइन जब हमने बनाई तो हमने ब्लॉग में क्या फॉर्मूला था उसका, वेस्ट बाय 4 -1 सेंटीमीटर प्लस डार्ट इनटेक, ऐसा पूछा जा सकता है। अब आपको डायग्राम दे दिया तो भी पूछा जा सकता है कि ए से बी का क्या फॉर्मूला है, और ये भी पूछा जा सकता है कि चेस्ट बाय 12 है कि नेक विड्थ के लिए आप क्या लेते हो क्या फॉर्मूला फिट करना है। ठीक है, तो देखिए नेक विड्थ के लिए ये बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको अभी साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ। बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कई बार लगता है कि मैम चेस्ट बाय 12 है पूरे पैटर्न में, तो फिर चेस्ट बाय 12 नहीं हुआ ना। ड्राफ्टिंग हमेशा हम लोग हाफ हिस्से पे कर रहे होते हैं, क्योंकि हाफ बॉडी तो बिल्कुल बराबर है ना, आधे शरीर का जो आगे का आधा हिस्सा दूसरे आगे हिस्से के बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए वो चेस्ट बाय 12 इज द राइट आंसर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना अपने माइंड में, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लाना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हो सकते हैं? ओके, मीनाक्षी पूनिया यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेफिनेशंस, परिभाषा पूछ ली है ना। ड्राफ्टिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ ड्राइंग पैटर्न्स ऑन पेपर विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग बॉडी मेजरमेंट्स। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है। तो ड्राफ्टिंग डेफिनेशंस आपको पूरी दे दी लाइन, उसकी जो स्टैम्प थी उसमें पूरी लाइन दे दी, और आंसर आपको बताना है कि किसकी डेफिनेशन है ना। सामान्य तौर पे पूरी डेफिनेशन नीचे ऑप्शंस पे नहीं होती है, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत बड़ी होती है। तो आप ये ज्यादातर मैक्सिमम में क्या होगा, डेफिनेशन आपको स्टैम्प के रूप में दी होगी और आपको आंसर करेक्ट करना होता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरीके से डेफिनेशंस हो सकती है आपकी। डेफिनेशंस मान लीजिए आपकी ड्राफ्टिंग को लेके हो सकती है, डेफिनेशन आपकी फाइबर को लेके हो सकती है, डेफिनेशन आपकी फ्यूजिंग को लेके हो सकती है। क्या था कि एक सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अधेसिव हो, जिसको हीट और प्रेशर से कपड़े पे ट्रांसफर करे और जो कपड़े में एज ए इंटरलाइन यूज किया जाता है, उसका ऑप्शन दे दिए। अब वो ना तो फॉर्म है ना आपका बुकरम है, वो आपकी फ्यूजिंग है, क्योंकि वो हीटर प्रेशर से चिपक रही है वो कपड़े पे,
ठीक है, तो वो आपको डेफिनेशंस देके पूछी जा सकती है इस तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन के बाद में मैं फ्यू क्वेश्चंस हैं, पहले में फ्यू क्वेश्चंस हैं जो आप देख लीजिए और फटाफट से इनको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसके आंसर आप मुझे लिख के भेजेंगे, असाइनमेंट है ये। उसके बाद में बाकी स्लाइड्स में दिखाऊंगी। विच मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम नेप टू वेस्ट, नेप से वेस्ट तक कौन सा मेजरमेंट लिया जाता है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ मेजरमेंट बी, यदि बी है वो एब्रिविएशन क्या है, आपको उसका पूरा नाम बताना है। बी किसको कहते हो, ड्राफ्टिंग जब आप करते हो मेजरमेंट जब लेके बी लिखते हो तो सिंबल्स और एब्रिविएशंस हम पैटर्न पे लिखते हैं ना। विच मेजरमेंट टेकन फ्रॉम अराउंड द फुलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, फुलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी कौन से मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, तो आप अपर और लोअर दोनों अलग अलग करके लिख सकते हो इसके अंदर। विच मेजरमेंट शुड बी मेजर आर्म होल टू आर्म होल फॉर बैक पोर्शन, एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक पीछे वाले हिस्से में कौन सा मेजरमेंट लिया जाता है। ये मैंने मेजरमेंट के ज्यादा क्वेश्चन इसलिए दिए हैं आपको, आप थोड़ा सा खुद पढ़ें क्योंकि आने वाले मेरे चैप्टर सब ये पैटर्न को लेकर है, तो मेजरमेंट आपको खुद ही आंसर जब ढूंढोगे तो समझ आ जाएगा। हाउ टू टेक अक्रॉस फ्रंट मेजरमेंट, अक्रॉस फ्रंट मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा। विच इज वर्टिकल मेजरमेंट, वर्टिकल मेजरमेंट कौन सा है। विच मेजरमेंट इज टेप शुड बी यूज्ड इन सर्कुलर मैनर, कौन से उसमें सर्कुलर मैनर में टेप को यूज किया जाता है, कौन सा मेजरमेंट यूज करते समय। विच टाइप ऑफ मेजरमेंट टेप विल गिव करेक्ट मेजरमेंट्स, किस तरीके का टेप मेजर है वो सही मेजरमेंट देता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, और हाउ मेनी लेंस, आप एक इंच टेप जो आपका है उसे कितने लंबाई को नाप सकते हो एक बार में, तो वो आपको इंच में भी पता होना चाहिए और सेंटीमीटर में। और ये रिपीटेडली बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्पेशली मैं सीटीएस की बात कर रही हूँ। सीटीएस में कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के क्वेश्चन, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 1 इंच टेप में कितने सेंटीमीटर, 1 इंच टेप में कितने इंच। ठीक है, तो ये आप कर रहे हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार देख लें। ठीक है, इसके बाद में देखिए, मेरा सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर जो मैंने लिया कंपोनेंट्स ऑफ स्विंग थे, तो कंपोनेंट स्विंग में अगर मैं कहूँ, पहली बात तो स्विंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो स्विंग कंपोनेंट्स में मान लीजिए आपको ये 5 ऑप्शन दे दिए, उसमें से मान लीजिए निडल दे दिया और बाकी ये अलग है, कुछ और अलग है, तो आपको मालूम है कि ये मुझे क्या आंसर करना है। मान लीजिए इनको दो दो को ग्रुप में दे दिया, कंबाइंड दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, और मान लीजिए ये पूरा पिक ही दे दिया आपको और पिक में इसको एबीसीडी करके पूछ लिया, ए का क्या है, बी का क्या है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। आगे मैंने इसके बाद आपको समझाया था लाइक निडल्स, इंट्रोडक्शन, परिचय, निडल एनाटॉमी, साइज, सिलेक्शंस। निडल एनाटॉमी पे पहुंचते हैं हम सबसे पहले। जैसे ये बीच में देखिए आपको डैश 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 नजर आ रहा है, तो ये पूछ लिया लॉन्ग ग्रूव है, हमने पढ़ा है ना, इसका नाम क्या है, लॉन्ग ग्रूव। ठीक है, ये नीचे जो छोटा दिया हुआ है इसका नाम क्या है, हमें मालूम है क्या है, शॉर्ट ग्रूव। इसके अलावा आई, ठीक है, आई का क्या शेप क्या होता है, एलिप्टिकल शेप है ना। और ये इस तरीके से आपको पिक देके भी पूछे जा सकते हैं, और स्टेम में कोई पिक ना दी जाए इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। और जब हम अपना काम करते हैं, देखिए जो भी हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी वाले टूल इक्विपमेंट है ना, बिल्कुल जरूरी वाले, एटलीस्ट हमें उनके बारे में सब पता होना चाहिए, किस साइज में क्या यूज की जाएगी, कौन से कपड़े में कौन सी निडल यूज करोगे, धागा कौन से नंबर का कहाँ यूज करोगे। जैसे अगर आप फैशन डिजाइनिंग में हम लोग कलर उसकी बात करें, कलर की, तो कौन सी कलर स्कीम किस में होगी, ब्रशेस किस में होंगी। रॉबी सर, हम थोड़ा सा आज का सेशन हमारा लंबा हो जाएगा ठीक है तो अभी इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे चैट में जरूर लिखते रहे कि सब कुछ ठीक ठाक आपको समझ आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइजेस हैं कहाँ लिखे होंगे ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैं अभी इस पे ज्यादा टाइम ना देके आगे वाली स्लाइड पे चलती हूँ। अब ये मान लीजिए हमारे 2 पॉइंट थे जो मैंने उस समय समझाए थे, तो टाइप्स में आ गए, टाइप्स पूछ लिए, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉइंट्स और टिप्स के 2 में, तो आपको मालूम है राउंड पॉइंट और कटिंग पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं। अभी मान लीजिए राउंड पॉइंट में भी पूछ लिया तो सेट पॉइंट, बॉल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े, ये थे, ये देखिए पिक है, यूनिवर्सल नीडल कौन सी है, जर्सी पॉइंट, पिक देके पूछा जाएगा
कि इस तरीके की नीडल है, उसका नाम क्या है, नाम बताएं। ठीक है, डेनिम के लिए इस नाम, सिर्फ नेम पूछा जाएगा इससे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका आपको फंक्शंस और ये सब क्वेश्चन फ्रेमिंग का पार्ट नहीं है, ये ना समझ लें आप लोग। बट अभी हमको, आप सभी जो हमारे ट्रेनिंग्स हैं, तो अभी हम कुछ भी काम करते से पहले इस चीज को नहीं भूल सकते कि ये सिचुएशन लॉकडाउन की नॉर्मल सिचुएशन से अलग है ना। सो इस तरीके की निडल है, या लेदर के लिए यूज की जाती है, तो इनके नेम पूछे जा सकते हैं आपसे, किस तरीके, किसका नाम है, कौन से कपड़े के लिए कौन सी निडल, उसका नाम क्या है ना। आगे बढ़ती हूँ मैं स्लाइड में। इसमें आप देखिए, साइजेस पे नहीं जाएंगे, हाँ, क्योंकि ये फिर अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रही हूँ आपको। अब आपसे पूछिए स्पेसिफिकेशन निडल की, वेरी फाइन के लिए कितने नंबर की निडल, लाइट वेट के लिए कितने नंबर की, एक्स्ट्रा हैवी के लिए कितने नंबर की, ये तो स्पेसिफिकेशन में आ गया ना हमारे निडल के विशेषण। तो अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने, और ये बिल्कुल बेसिक जानकारी के क्वेश्चन हैं। हमें काम, एक डिजाइनर को, एक फैशन डिजाइनर को, एक ड्रेस मेकर को, एक आपको टेलर को, एक जो भी आप बुटीक पे काम कर रहे हो, उन्हें कपड़े की सुई के बारे में तो मालूम होना चाहिए ना, कि कौन सी सुई यूज करूं मैं, है ना। मुझे अगर मान लीजिए आपको जर्सी फैब्रिक स्टिच करना है, आपको मान लीजिए निटिंग का जो आपका फैब्रिक आता है, रिब है आपका, इस तरीके के कपड़े आपको स्टिच कर, आपको ये तो बताऊं कि मैं होजरी वालों पे निडल कौन सी यूज करूं और कितने नंबर की। आप, क्योंकि जो आपकी निडल सिल्क और शिफॉन के लिए यूज होगी, वो आपकी डेनिम के लिए यूज नहीं होगी। तो आपको ये स्पेसिफिकेशंस याद करने हैं और ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ ये स्लाइड्स देखेंगे, खुद ही कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं और आप मुझे भेज रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अब ये थ्रॉट प्लेट था, तो थ्रॉट प्लेट में ये है, स्लॉट है, ये अलग अलग है, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है हाईली पॉलिश्ड है। तो मान लीजिए ये बता दिया, लिख दिया कि हाईली पॉलिश्ड है, क्यों है स्पेसिफिकेशन, और उसको पूछ लिया। ये स्लॉट्स है, जो मैंने इसका एक एग्जांपल दे ही दिया था कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इसमें। अभी ये हमारा प्रेशर फुट है, तो प्रेशर फुट का क्या है, क्या प्रॉपर्टीज उसका क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो प्रेशर फुट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। प्रेशर फुट भी आपके कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल आपका एक जो आप काम करते हो वो भी होता है, और आपका उसके अलावा जिपर है, टकर है, ये अलग अलग तरीके के प्रेशर फुट भी होते हैं। थोड़ा सा अभी आपके पास समय है, बुक्स आपके पास है नहीं है, बट आपके पास में इंटरनेट सर्फिंग करें और जो यूजफुल चीजें अपने ट्रेड से रिलेटेड उनको आप नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, पढ़ते जाएं। ठीक है, आगे कपड़े कौन सरकाता है, कैसे, अब कपड़े के अंदर अगर आपका कपड़ा सिल रहे हो तो प्रेशर फुट क्या करेगा, प्रेशर को बना के रखेगा और फीड डॉग के सहायता से आगे खिसक जाएगा आपका कपड़ा, है ना। तो वो उसका ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा फीड डॉग के, प्रेशर फुट के अलावा ये फीड डॉग है, तो ये पिक दे दी और पूछ ली इसका नाम क्या है बताओ, आपको मालूम है कि ये फीड डॉग है, फीड डॉग। ठीक है, और ये दोनों के साथ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से फीड डॉग का मेन काम क्या है, कपड़े को आगे खिसकाना। यहाँ पे इसका काम क्या था, प्रेशर फुट का दबाव बनाए रखना, और साथ के साथ जब वो आगे खिसका रहा है तो सिमल्टेनियसली उसी मोमेंट पे हल्का सा ऊपर उठना और दोबारा दूसरे आगे खिसकने के बाद अगले कपड़े की जो लेयर आ रही है वो दबा देना और स्टिच की फॉर्मेशन हो जाना प्रॉपर। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद में अब थ्रेड है, थ्रेड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कौन से कपड़े के लिए कौन सा, एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा थ्रेड यूज करोगे आप, उसके थ्रेड का साइज है, क्योंकि देखिए अगर मुझे सिल्क सिलना है तो मेरा थ्रेड अलग साइज नंबर का होगा, मुझे डेनिम सिलना है तो अलग होगा। आप अपनी डेनिम के ऊपर छू के देखोगे तो धागा की जो डायमीटर है वो चेंज है, थिकनेस है वो चेंज है। उसी जगह के अगर आप अपने डेलिकेट फैब्रिक पे आ जाओ, पार्टी वियर की शर्ट पे ही आ जाओ, मेंस वियर की अगर मैं बात करूं तो आप उसका थ्रेड देखोगे वो अलग होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए साइज के नंबर, और ये मेरी स्लाइड्स में जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर, जो आपको लेसन फर्स्ट में, उनमें इनके नंबर सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये था। अब आगे दूसरे पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद मेरा टॉपिक था वो था फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी। फ्यूजिंग से रिलेटेड जैसे मान लीजिए ये है, अब आपको इसका डेफिनेशन, द टर्म फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बेस फैब्रिक कोटेड ऑन वन साइड विद थर्मोप्लास्टिक एडेसिव रेजिन
which can be bonded to another fabric by the controlled application of heat and temperature. तो ये आपको डेफिनेशन इससे रिलेटेड पूछी जाती है, फ्यूजिबल क्या होता है ना। अभी जो हमारा फर्स्ट अपना क्वेश्चन फर्स्ट जो है, जो मैंने अभी आपको बताया लेवल 1, उसमें डिफरेंसेस, कैलकुलेशंस, रिजल्ट, इस तरीके का कभी कुछ नहीं है, ठीक है। बट अब आपका ये है प्रॉपर्टीज है, फ्यूजिंग की प्रॉपर्टी, फ्यूजिबल क्यों गारमेंट में क्यों यूज करते हो, क्या प्रॉपर्टीज है, शेप एज इट इज बना रहे, ड्यूरेबल रहे, इनफोर्स हो जाए डिजाइन का जो भी आता है, तो ये चीजें क्रिस्प लुक बना रहे, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रॉपर्टीज को लेके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे कि मान लीजिए बेस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो बेस मटेरियल है फ्यूजिबल के अंदर, मैंने आपको समझाया था 3 हिस्से होते हैं। एक तो क्या होता है, बेस मटेरियल है ना, यहाँ पे देखिए। दूसरा क्या है, जिसको आप सबस्ट्रेट कहते हो। दूसरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक रेजिन। उसके बाद में कोटिंग, है ना। तो उसी को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेस मटेरियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, कैसे गारमेंट को प्रभावित करता है, इसी अकॉर्डिंग बेस मटेरियल के टाइप कौन कौन से हैं, सबस्ट्रेट भी कहते हैं हम बेस मटेरियल को। आगे हम बढ़ते हैं, रेजिन्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसके टाइप है, लेकिन ये एफडीटी या अपैरल सेक्टर के सीटीएस बच्चों का ये टॉपिक नहीं है, ये सीआईटीएस का है। बट क्योंकि मैं कॉमन सेशन ले रही हूँ, इसलिए कुछ मैं एग्जांपल सीआईटीएस के टॉपिक के दे रही हूँ, कुछ मैं सीटीएस के दे रही हूँ आपको। तो ये आप नोट कर लें, ये आपका नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इतना मुश्किल टॉपिक थर्मोप्लास्टिक, अडेसिव रेजिन, ये बेटा सीआईटीएस के लिए है। ओके, जो फर्स्ट मैंने निडल बताया था वो दोनों के लिए था, सीटीएस और सीआईटीएस, ठीक है। सीआईटीएस में वो प्रिंसिपल्स ऑफ स्विंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, स्विंग कंपोनेंट्स, लेकिन सीटीएस के अंदर आप जो अलग अलग मशीन्स में पार्ट तो वही है ना, वही फीड डॉग है, वही प्रेशर फुट है, वही नीडल है, वही फंक्शन है, तो वो कॉमन टॉपिक था आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मैथड इसमें नहीं थे, उसके अलावा मशीन का कि कौन सी मशीन यूज की जाती है उसके नेम पूछ लिए, और मशीन, इस तरीके के क्वेश्चंस फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी में से आपके हो सकते हैं। उसके बाद में एक आध और आपको कलर का एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके के हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, कलर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, आसान है आंसर करना भी उनका, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये कलर व्हील है, इसे समझा देते हैं। प्राइमरी कलर, कोई एक कलर का नाम दे दिया रेड, ठीक है, और मान लीजिए 4 ऑप्शन उसमें से दे दिए, रेड युग्म दे दिया कि रेड, येलो, ब्लू, निम्न में से किस रंग के अंतर्गत आता है। अब अपने आप एक ऑप्शन दे दिया प्राइमरी कलर, दूसरा आपका ऑप्शन दे दिया टर्शरी कलर, और तीसरा आपको कुछ और इस तरीके से, तो आपको मालूम है कि जो हमारा रेड, येलो और ब्लू है ये हमारा प्राइमरी कलर है। इसी अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन, और ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो आपको 3 का जो पेयर होगा या उनमें से जो एक है वो इस तरीके से आपको बताने हैं। इसके अलावा ये कलर स्कीम्स हैं, लाइक आपसे ये पूछ लिया येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, पर्पल, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, रेड। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने समझाया था कि ये आगे एक महत्वपूर्ण माने, रंग जो है ना, देखिए रंग परिधान निर्माण में, डिजाइनिंग में, एम्ब्रॉयडरी में सबसे महत्वपूर्ण है। रंगों के बिना नीरस लगेगी आपकी पूरी जो अभी आप डिजाइनिंग करेंगे। तो रंग तो आपको समझना ही है, आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, एनालॉगस, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, ये ट्रायडेड, एक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, टिंट, शेड, ये सारे आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसमें ऐसा इफ बट है ही नहीं कि आप बार बार याद करो, देखो उसमें ये थोड़ा सा समझो, क्योंकि पूरी आपका पूरा काम इसी पे है, रंगों पे आधारित है। और शुरू में बिगिनर्स को रंग योजना के हिसाब से अपना काम आगे करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। स्प्लिट के लिए पूछ लिया कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, मान लीजिए कि किसी एक रंग के ठीक सामने छोड़ के उसके दोनों तरफ पास वाले रंग कौन सी रंग योजना में आएंगे, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप ये कहें जो रंग चक्र में आसपास स्थित होते हैं वो कौन सी रंग योजना है, कौन सी कलर स्कीम है, एनालॉगस, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे, नाम भी पूछा जा सकता है इनके बारे में कि किस रंग चक्र पे स्थित है, तो कहाँ क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। और किसको मिलाने से ऑरेंज बना, ये भी, ये अभी इसमें नहीं है क्योंकि वो रिजल्ट वाला आ गया, इसलिए नहीं आएगा इसमें। अभी मान लीजिए ये है
आपको एक्रोमेटिक है तो मोनोक्रोमेटिक एक रंगी योजना, उसी को लाइट और डार्क करके जब हम यूज करते हैं तो एक रंगी योजना। एक्रोमेटिक हम जब ग्रे व्हाइट, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसमें दिखाया, मान लीजिए पिक दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया, और अब आपसे पूछ लिया कौन सी कलर स्कीम है। ट्रायडिक, 3 रंग जो रंग चक्र में समान दूरी पर स्थित हो, आपको यही दे दिया, 3 पूछ लिया मान लीजिए। ठीक है, आपको लिख दिया एनालॉगस। तो इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पूछ लिया कि गर्म और ठंडे रंगों के ठीक बीच का कौन सा रंग है, कौन सा रंग है जो गर्म और ठंड दोनों की श्रेणी में आ सकता है ना। रंग में अगर किसी भी कलर में कौन सा रंग मिलाएंगे जो है, वो जैसे कोई ड्रेस का कलर दे दिया कि एक ड्रेस है जिसमें 3 कलर आपको यही बता दिए, दिखा दिए। ठीक है, तो नाम पूछ लिया किसी कलर का, वार्म कलर के नाम पूछ लिए, कूल कलर के नाम पूछ लिए, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ, सिर्फ थोड़ी बहुत मैंने लिए, सारे टॉपिक्स अब हम ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि टेक्सटाइल फाइबर एक अपने आप में बड़ा टॉपिक था, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको पूरा कोशिश की है। स्लाइड्स और भी थी, मैंने सोचा ये था कि मैं आपको सारे टॉपिक्स ही कवर करूंगी कि किस तरह कहाँ किस तरीके से क्वेश्चंस लिया जाएगा, बट अभी सिर्फ हमारी 3 स्लाइड्स ही हो पाई हैं। आप मुझे जरा लिख के बताइए, 1-2 स्लाइड और बताऊं या समझ में आ गया है? हाँ, क्या लिखा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ, कलर्स आप समझ चुके हैं ना, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुझे लिख के दीजिए, चैट में लिखिए। चैट में ये भी लिखिए, क्या फाइबर वाले पे भी 1-2 क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे मैं बताऊं, या आपको समझ आ गया है? हाँ मैम, ओके। यानी सभी समझना चाह रहे हैं मैम, समझ तो आ गया पर फिर भी आप और बता दीजिए आगे। ठीक है मैम, बता दीजिए फाइबर के बारे में और बता दीजिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, हमने टेक्सटाइल फाइबर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो टेक्सटाइल फाइबर में क्या क्या आ सकता है, फाइबर के डेफिनेशन आ गई, पूछ लिया। द बेसिक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक फैब्रिक कॉल्ड, क्या कहा जाता है, जो बेसिक रॉ मटेरियल फैब्रिक बनाने के लिए आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हो, फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा प्राकृतिक फाइबर है जो फिलामेंट है। आपको मालूम है सिल्क है, सिल्क ऐसा है जो फिलामेंट है। अब बाकी तो कोई फिलामेंट है नहीं ना नेचुरल फाइबर, बाकी तो हमारे मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर है जो फिलामेंट है। इस तरीके से पूछा जा सकता है हमसे, आपसे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर है, तो 3 आपके क्लासिफिकेशन मेन फाइबर्स के कौन कौन से, अगर हम कहें तो आपके मेनली तो 2 हैं। 2 में कौन कौन से है हमारे क्लासिफिकेशन, एक तो हमारा हो गया नेचुरल फाइबर, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया मैनमेड फाइबर। अब दोनों फाइबर के अंदर भी और पूछा जा सकता है एनिमल में कौन सा है, मान लीजिए वूल ही दे दिया आपको और वूल के बारे में पूछ दिया कि एनिमल है कौन सा है, मान लीजिए एनिमल पूछ लिया और 2 नीचे आपको कंबाइंड दे दिए, वूल सिल्क दे दिया, कॉटन ये दे दिया, इस तरीके से पूछा जा सकता है। एस्बेस्टस का नाम तो क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से पढ़ लिए है, तो आपको वेजिटेबल में मान लीजिए कॉटन फाइबर है, फ्लैक्स है, सेलुलोज मैंने आपको बताया था किसमें ज्यादा पाया जाता है। ये क्लासिफिकेशन जो मेन थे, सीड्स हेयर के कौन से हैं, जो तने से मिलते हैं वो कौन से हैं, आपका फ्लैक्स जूट रेमी तने से मिलता है, पत्तियों से मिलने वाले कौन से हैं, नट हस्क से मिलने वाले कौन से हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। और अगर हम एनिमल से अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो आपने बता दिया कि हमारा वूल और सिल्क है वो मेनली हमें एनिमल से प्राप्त होता है। इसके अलावा मिनरल में भी हमने पूछ लिया कि नाम क्या क्या है। जो रीजनरेटेड फाइबर कौन सा है, मान लीजिए हमने आपको बताया था रेयन क्या था, रीजनरेटेड है। रेयन बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो हमें सोल्यूशन चाहिए, वो किससे मिला है हमको, वो तो हमें पेड़ पौधों से ही मिला है ना, या तो वुड पल्प से मिला है हमें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो सकते हैं। अब उसके बाद में आगे हम बढ़े, जैसे कॉटन है, कॉटन में सेलुलोज कितना है, तो आपको ये नाम पूछ लिया जाएगा अधिकतम सेलुलोज किसमें पाया जाता है, ठीक है। और तो इस तरीके से सेलुलोज फाइबर कौन सा है, तो हो सकता है एक सेलुलोज दे दे, बाकी आपको सेलुलोज ना दे। प्रॉपर्टीज जो है,
वो प्रॉपर्टीज में भी है कि किस तरीके का प्रॉपर्टीज है कॉटन में, तो कॉटन की प्रॉपर्टीज तो पूछी जाएंगी ना। तो निम्न में कॉटन की लंबाई कितनी होती है, आधा सा 2.5 इंच रेशे की। कॉटन के रेशे की लंबाई कितनी होती है फाइबर की, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है, आधे से 2.5 इंच होती है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे कॉटन के बारे में पूछ लिया कि प्राकृतिक अवस्था में उसकी रंग और चमक किस तरीके की होती है, तो कॉटन तो क्या है, रफ सरफेस है ना, ज्यादा चमकीला नहीं है, मैंने आपको समझाया। उस पे हमें फैब्रिक फिनिशेस दे के मॉइस्चराइजेशन करके उसको आगे हमें चमक वाला बनाना होता है। इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। इजीली कौन सा कपड़ा वॉश हो जाता है, तो आपको पता है कौन सा वॉश है, जो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई है, तो उसमें मैंने ये भी तो बताया ना कौन सा गीली धुलाई हो सकती है, कौन सा ड्राई क्लीन चाहिए, वो चीज भी मैंने आपको समझाई है। तो वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा शर्ट के लिए ये लिनन के बारे में है, जैसे सेलुलोज कितना है, लिनन के बारे में आपको पूछ लिया गया कि उसकी सरफेस किस तरीके की है, ठीक है। और अगर उस पे, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने सब समझाई है, तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूरी गुंजाइश है कि क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। 100% आप बिल्कुल मत समझिए कि मैडम ने बता दिया बस यही है क्वेश्चंस आएंगे, मैंने बार बार मैं कह रही हूँ इस तरीके से पढ़ना है, ऐसे आ सकते हैं एग्जाम्स के। सक्सेसफुल आप अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स आए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, प्रिपरेशन इन राइट डायरेक्शन। बस तैयारी अच्छी करो, सही दिशा में करो, ओके। लाइक जैसे फाइबर की लेंथ 2 इंच से 36 इंच है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है इस तरीके से, है ना। लिनन है, उस पे जैसे मान लीजिए डाई अच्छे से 4 फाइबर के नाम नीचे दे दिए फैब्रिक के, कौन सी सबसे अच्छा रंग पकड़ेगा, आपको मालूम है कि अगर आपने प्राकृतिक रूप से कौन सा रंग अच्छा पकड़ेगा, आपको नायलॉन दे दिया, पॉलिस्टर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको तो स्पिन रेट के समय ही रंग घोल कर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें अफिनिटी टू डाइट्स की, तो उसमें हमें समझना है कि हमने समझाया कि प्रॉपर्टीज कौन सी डेवलप की जाएंगी, तब वो रंग अच्छा पकड़ता है। कौन सा है जो तुरंत सूख जाएगा, इस तरीके से पूछा। सनलाइट का रेसिस्टेंस किसमें है ना। तो इस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए हेम्प है, हेम्प के लिए मैंने आपको समझाया कि गारमेंट ज्यादा इससे नहीं बनते हैं, तो आपसे यही पूछ लिया, 4 ऑप्शंस देखे कि रोप बनाना है तो इनमें से कौन सा रेशा यूज किया गया। अब रोप आपको पता है, हेम्प अगर आ गया और बाकी आपका लिनन आ रहा है, कॉटन आ रहा है, सिल्क आ रहा है, आप समझ गए हो कि हम हेम्प से हमने यूज किया था, है ना। तो ये इस तरीके से जूट है, तो जूट के ऐसे मान लीजिए कारपेट के लिए क्या यूज किया गया, किस प्रॉपर्टी की वजह से कारपेट और ये यूज किया जा सकता है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैसे हमने देखा सबसे अधिक धूप में कौन सा रेशा रह सकता है, जो सनलाइट को लेके एक्सपोजर को, उसमें रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, ये हमने क्या समझा है, जूट है। जूट में प्राकृतिक अवस्था में ये है कि वो धूप में आप कितना भी दे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती उसके रेशे को, उसका फाइबर कोई भी डल नहीं पड़ता है ना, टूटता नहीं है, कमजोर नहीं होता है। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वूल को लेके। वूल क्या है, प्रोटीन फाइबर है ना, प्रोटीन फाइबर है इसके अंदर। और उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कुछ देती हूँ, इलास्टिसिटी वूल में अच्छी होती है, वूल ड्राई क्लीन होता है, लेकिन वूल में क्या था, कीड़े लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। और एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंसी, 4 ऑप्शन दे दिए, सबसे अधिक पानी सोखने की क्षमता कौन से फाइबर में है। अब अगर वूल है तो दैट मीन्स वूल में सबसे अच्छी, है ना। तो ये आंसर इस तरीके से याद करना है। और मैं समझती हूँ आप लोगों को आज के सेशन में काफी हद तक ये समझ में आया है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या हो सकते हैं, है ना। फटाफट से चैट में लिख दीजिए, हम अब एंड करने की तरफ जा रहे हैं। थैंक्स मैम,